स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रकार्यवाद की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समालोचना और पुनर्निर्माण का प्रकार्यात्मक विश्लेषण, जो कि आर.के. मर्टन के द्वारा किया गया है। मर्टन ये मानते हैं कि समस्याओं की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने की आधुनिक पद्धति के रूप में प्रकार्यवादी विश्लेषण एक सर्वाधिक आशाजनक पद्धति है, लेकिन साथ ही साथ शायद सबसे कम विधिबद्ध प्रणाली भी है। यह प्रकार्यवाद एक साथ अनेक बौद्धिक क्षेत्रों में विकसित हो गया है, जिसके फलस्वरूप इसका गहन विस्तार न होकर खंड विस्तार हुआ है। मर्टन ने प्रकार्यवादी कुछ अवधारणाओं का भी प्रतिपादन किया था और उन्होंने प्रकार्य के अपने कुछ विशिष्ट अर्थ भी बताए हैं। मर्टन ने कहा है कि मैलिनोवस्की, ब्राउन, क्लाइड आदि मानवशास्त्रियों ने अपने प्रकार्य की अवधारणा के मूल स्रोतों को ग्रहण किया। मर्टन ने अपने कार्य संबंधी विश्लेषण में प्रकार्य के 5 अर्थ बताए हैं। मर्टन ने जब अपना प्रकार्य संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो उन्होंने प्रकार्य फंक्शन शब्द के 5 अर्थ बताए थे। पहला अर्थ उन्होंने बताया था कि प्रकार्य सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। प्रकार्य एक व्यवसाय के रूप में भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रकार्य शब्द का प्रयोग एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में किया जा सकता है। प्रकार्य शब्द का गणित शास्त्रीय क्षेत्र में भी अध्ययन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक प्राणीशास्त्रीय या सामाजिक कार्य प्रणालियों के रूप में भी प्रकार्य शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मर्टन ने प्रकार्य शब्द के 5 अर्थ बताए हैं और इसमें उन्होंने 5वें अर्थ को अपनी प्रकार्य की अवधारणा का मुख्य आधार बताया है या बनाया है, जो कि था व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक प्राणीशास्त्रीय या सामाजिक कार्य प्रणाली ही प्रकार्य है। मतलब प्रकार्य एक ऐसा तत्व या कारक है जिसके माध्यम से किसी व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता प्रदान की जा सकती है। या तो वो प्राणीशास्त्रीय सहायता हो सकती है या फिर वो सामाजिक कार्य प्रणालियों के रूप में भी प्रकार्य हो सकता है। मर्टन ने कहा है कि प्रकार्य को प्रतीति अनुभवों के रूप में समझना गलत होगा। सामाजिक प्रकार्यों के निरीक्षणीय वैश्विक परिणाम होते हैं। वह कारण जो कि लोग अपने व्यवहार के लिए प्रस्तुत करते हैं, ये दोनों एक नहीं हैं। इसीलिए मर्टन ने प्रकार्य के 2 आधारभूत अर्थों को स्वीकार किया है। 2 आधारभूत अर्थ बताए हैं इन्होंने, और उसमें एक अर्थ है एक सावयवी व्यवस्था के रूप में प्रकार्य, और दूसरा है एक सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य, उद्देश्य आदि के परिणामों के रूप में प्रकार्य। प्रकार्य एक ऐसा तत्व या कारक कहा है उन्होंने जो किसी सावयवी का अर्थ होता है शरीर रूपी आकार। जिस प्रकार से हमारे शरीर का एक आकार होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी सामाजिक संरचना का भी आकार होता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और विभिन्न अंगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्राणीशास्त्रीय या शारीरिक व्यवस्था बनी रहती है। प्रत्येक अंग का कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक संरचना के भी एक सावयवी आकार होता है और उसकी प्रत्येक इकाई के द्वारा, जैसे कि सामाजिक परिस्थिति है, सामाजिक समूह है, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक समितियां हैं, सामाजिक एजेंसियां हैं, ये सभी हमारी सावयवी सामाजिक संरचना की कुछ इकाइयां हैं और इनके द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और ये योगदान या सकारात्मक परिणाम ही प्रकार्य है। मर्टन के द्वारा बताया गया दूसरा अर्थ कि एक सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य, उद्देश्य आदि के परिणामों के रूप में प्रकार्य। मर्टन ने दूसरे प्रकार्यवादी विद्वानों पर यह विश्वास किया है कि प्रामाणिक सामाजिक कार्यकलाप या सांस्कृतिक इकाइयाँ
संपूर्ण सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक होती है। इस प्रकार के सभी सामाजिक या सांस्कृतिक तत्व या इकाइयाँ समाजशास्त्रीय प्रकारों की पूर्ति करते हैं। यद्यपि मर्टन ने इन मान्यताओं या आधारों को संशोधित रूप में स्वीकार करते हुए अंतिम रूप में अपने कुछ आधारों या मान्यताओं को प्रस्तुत किया है, और ये मान्यताएं भी उन्होंने कुछ बताई हैं। जैसे कि एक मान्यता मर्टन बताते हैं कि प्रकार्यात्मक एकता या संगठन यथार्थ में एक प्रयोग सिद्ध या प्रत्यक्ष मूलक संगठन है। सामाजिक रीतियां या घटनाएं एक समूह के लिए प्रकार्यात्मक हो सकती है, जबकि दूसरे समूहों के लिए वही रीतियां या घटनाएं अप्रकार्यात्मक हो सकती हैं। सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की धारणा में संशोधन आवश्यक है, क्योंकि एक समाज या समूह के जो प्रकार्यात्मक परिणाम हैं वे दूसरे समाजों या समूहों पर लागू नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मर्टन के प्रकार्यवाद की कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं रही हैं। मर्टन ने प्रकार्यवाद की अवधारणा को भी स्पष्ट करने के लिए अपने प्रकार्यात्मक विश्लेषण के संदर्भ में 4 अवधारणाओं को विकसित किया है। एक अवधारणा है प्रकार्य। प्रकार्य वे परीक्षित परिणाम हैं जो कि एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं, प्रकार्य कहलाते हैं। अर्थात सामाजिक संरचना की इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जिनके परिणाम स्वरूप एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन और सामंजस्य में योगदान मिलता है। अर्थात वे इकाई के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो उसके कुछ सकारात्मक परिणाम होते हैं, और इन सकारात्मक परिणामों की वजह से सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसे ही प्रकार्य कहा जाता है। दूसरी अवधारणा उन्होंने दी है अकार्य की। अकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं, अकार्य कहलाते हैं। दूसरी अवधारणा मर्टन ने बताई है अकार्य। मर्टन कहते हैं कि अकार्य कुछ परीक्षित परिणाम नहीं होते बल्कि निरीक्षित परिणाम होते हैं, जिन्हें हम मान सकते हैं नकारात्मक परिणाम, नेगेटिव रिजल्ट्स, जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाने में योगदान नहीं देते हैं बल्कि उनको कम करने में योगदान देते हैं, जिससे कि समाज में व्यवस्था नहीं बनती बल्कि अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो उन्हें ही मर्टन ने अकार्य कहा है। जैसे कि अपराध की स्थिति एक प्रकार का अकार्य है, क्योंकि इसके समाज में सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। सामाजिक व्यवस्था बनती तो नहीं है लेकिन समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न अवश्य होती है। तीसरी अवधारणा बताई गई है मर्टन के द्वारा प्रकट प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जो कि व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य और इच्छित होते हैं, प्रकट कार्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि मर्टन ने ऐसे कार्यों को प्रकट कार्य कहा है जो निरीक्षित परिणाम प्रदान करते हैं और व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कि व्यवस्था के किसी अंश को ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य और इच्छित होते हैं। समाज के अधिकांश सदस्य ये अपेक्षाएं करते हैं कि किसी सामाजिक इकाई के द्वारा किस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे कि समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। यदि उस इकाई के द्वारा किए जाने वाले प्रकार्य सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं तो उन्हें हम प्रकट प्रकार्य कह सकते हैं। चौथी उदाहरण बताई गई है मर्टन के द्वारा अंतर्निहित प्रकार्य। ये प्रकार्य ना तो मान्य होते हैं और ना ही इच्छित होते हैं। अंतर्निहित प्रकार्य प्रकट प्रकार्य का बिल्कुल विलोम है या हम कह सकते हैं बिल्कुल विपरीत है, जिसे कि सचेत रूप में नहीं किया जाता है। व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा ये प्रकार्य अनजाने में ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मर्टन ने अंतर्निहित प्रकार्यों को अमान्य माना है और ये माना है कि समाज में ऐसे प्रकार्य इच्छित नहीं होते हैं, समाज की आकांक्षाओं के विपरीत होते हैं और ये प्रकट प्रकार्य के बिल्कुल विपरीत या उल्टे होते हैं।
प्रकार्यवाद की आलोचना के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के डार्विन की खोज के आधार पर प्रस्तुत करने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। इसके विकास में रेडक्लिफ ब्राउन, नेडेल, मेलिनोवस्की आदि मानवशास्त्रियों ने सहयोग किया, लेकिन आधुनिक समाजशास्त्र में हम जिस प्रकार्यवाद को देखते हैं वह केवल प्रकार्यवाद नहीं होकर संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। या हम ये कह सकते हैं कि इकाइयों के प्रकारों का अध्ययन उनके वास्तविक संरचना को प्रकट करके नहीं, बल्कि संरचनात्मक संदर्भ में किया जाता है। इस आधार पर यदि हम प्रकार्यवाद की आलोचना करें तो हम ये देखते हैं कि प्रकार्यवाद के समर्थक इकाइयों के प्रकारों का अध्ययन उनके संरचनात्मक संदर्भ से अलग करके करते हैं, जबकि हम सामाजिक प्रकारों का अध्ययन सामाजिक संरचना के संदर्भ में ही करनी चाहिए। आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट है कि संरचनात्मक संदर्भ के बिना इकाइयों के प्रकारों की वास्तविकताओं को जाना नहीं जा सकता है। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण तुलनात्मक अध्ययन के लिए उचित नहीं होते हैं, क्योंकि यदि दो इकाइयों के प्रकारों की तुलना की जाए और संरचनात्मक संदर्भ की अवहेलना की जाए तो ऐसे अध्ययन के निष्कर्ष कभी भी यथार्थ नहीं हो सकते। इसीलिए विद्वानों ने माना है कि जो प्रकार्यवादी अवधारणा दी गई है इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, बल्कि इन्हें सामाजिक संरचना के संदर्भ में ही प्रकार्य की व्याख्या करनी चाहिए, तभी ये सिद्धांत सही साबित हो सकता है।